जय श्री राम दोस्तों। हमारी आज की कहानी है लाचार बुढ़ापा। मम्मी, एक गुलाब जामुन दादी माँ को भी दे दूँ? तुझे कितनी बार बोला है, ये बुढ़िया के लिए नहीं बनाई है मैंने। चुपचाप खा ले, वरना तुझे उस बुढ़िया के साथ कमरे में बंद कर दूंगी। माँ का ये गुस्सा देखकर बेचारी रिंकू चुपचाप खाने लगी। इस पर दादी माँ के अलावा उसका और कोई दोस्त नहीं था। वो पापा की इकलौती संतान थी और दादी माँ ही उसके संग खेला करती थी। कविता को रिंकू की दादी से नफरत थी, न जाने क्यों। आज कविता का जन्मदिन था। दोपहर से ही घर में चहल पहल थी। कविता ने पहले से ही सारी तैयारियां कर रखी थी, बस अजय का इंतज़ार बाकी था। शाम को पार्टी भी थी, जिसमें कविता ने अपनी नई सहेलियों को बुलाया था। सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए था। खाना खाकर कविता ने अपनी सास के लिए थोड़ी सी दाल और 2 सूखी रोटियां रिंकू के हाथों भिजवा दी। ले जाकर रिंकू दे दे अपनी दादी माँ को। और सुन, ज़्यादा देर मत लगाना, मेहमान आने वाले हैं। रिंकू थाली लेकर दादी माँ के कमरे में पहुँची। दादी माँ, ओ दादी माँ, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। मेरी रानी बेटी, मेरी गोद में बैठो। नहीं दादी माँ, अगर मम्मी ने देख लिया तो मुझे खाना नहीं देगी। और ये रोटी तो कितनी रूखी है, खाई ही नहीं जा रही। गुलाब जामुन मिले क्या बेटा? मम्मी ने मना कर दिया है दादी माँ, उनकी सहेलियों के लिए बनाए हैं। मुझे भी सिर्फ एक ही मिला, तो खाए तुमने? हाँ हाँ, बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं दादी माँ। दादी माँ के मुंह में पानी आ गया। आंखों में एक चमक थी, पर चेहरे पर एक गहरी उदासी। रिंकू बेटा, और कितने गुलाब जामुन बचे हैं? बहुत सारे दादी माँ। तो क्या मैं एक खा सकती हूँ? मैं देखती हूँ, अगर मम्मी किचन में नहीं होगी तो मैं चुपचाप ले आऊंगी। रिंकू दबे पार बाहर निकली। मम्मी टीवी में बिजी थी। वो चुपचाप किचन में घुसी और एक गुलाब जामुन चुराकर गुड़िया में छिपा लिया। फिर जाकर दादी माँ के हाथ में रख दिया। ये लीजिए दादी माँ। बुढ़िया की आंखें चमक उठी। अरे वाह, कितना नरम है, कितना रसदार। जल्दी जल्दी पूरा गुलाब जामुन खा गई, जैसे बरसों बाद कोई स्वाद चखा हो। रिंकू हैरान थी, दादी माँ कितनी खुश हो गई थी एक गुलाब जामुन से। अब मैं चलती हूँ दादी माँ, नहीं तो मम्मी को पता चल जाएगा तो फिर आपको 2 दिन तक भूखा रखेगी। अगर रात को बचे तो मैं फिर से लेकर आऊंगी, ठीक है? रात को कविता अब भी टीवी के सामने बैठकर खाना खा रही थी। बुढ़िया ने खा लिया। हाँ मम्मी, खा लिया। पापा अभी तक नहीं आए, आते ही होंगे। आपने मेरे लिए पापा से क्या मंगवाया है? तुम्हारे लिए इस बार एक बड़ी सी गुड़िया मंगाई है, पर उस पर कितने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? तभी अजय घर आता है, हाथों में ढेर सारे शॉपिंग बैग। कविता, तुमने जो मंगवाया था सब है, देख लो, इसमें कहीं कुछ रह तो नहीं गया? ये देखो, 2 साड़ियाँ, एक तुम्हारे लिए और एक माँ के लिए। कविता का चेहरा बिगड़ गया। अजय, माँ को क्या जरूरत है साड़ी की? उनके पास पहले से ही बहुत है, फालतू चीजों पे पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो? अजय ने एक गहरी सांस ली। कविता, तुम्हें पता है, आज जो कुछ भी हमारे पास है वो सब कुछ माँ का ही दिया हुआ है। हम भी एक लड़की के माँ बाप हैं, हमें भी उसके भविष्य के लिए बचत करनी है। अगर यूं ही हम खर्च करते रहेंगे तो कल को हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। और वैसे भी उस बुढ़िया को कहाँ जाना है नई साड़ी पहनकर? पूरा दिन तो घर में ही रहती है। कविता ने कुछ नहीं कहा, बस गुस्से में बैग पटक दिया और अंदर चली गई। उधर कमरे में दादी माँ अकेली थी। आंखें बंद थीं, पर होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। शायद वो एक गुलाब जामुन के स्वाद को अभी भी महसूस कर रही थी, या शायद पोती की छुपी मोहब्बत को। कविता, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? वो मेरी माँ है, तुम्हारी भी। मेरे बेटे को छीन ले गई, और ये तुम क्या कह रही हो कि तुम रहोगी या मेरी माँ? अरे, तुम जा सकती हो, मैं तुम्हारे लिए अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता। मैं भी नहीं रहने जाती इस घर में। और रिंकू, हाथ पकड़ो और चलती है। अब हम वापस कभी नहीं आएंगे इस घर में।
नहीं नहीं माँ, मुझे नहीं जाना आपके साथ, मुझे दादी के पास ही रहना है। तू भी उस बुढ़िया के साथ रहकर उसकी ही भाषा बोलने लगी है। तो ठीक है, जब शाम को मेरी याद आएगी ना, तब देखना। माँ, आप मत जाओ प्लीज, मैं किसके साथ सोऊंगी? अपने पापा के पास सो जाना। मैं जा रही हूँ अब। पापा, रोकिए ना मम्मी को। नहीं बेटा, उसे जाने दो। और अगर चाहो तो तुम भी जा सकती हो। नहीं, मैं दादी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कविता गुस्से में घर से निकल जाती है और अपने मायके चली जाती है। कविता को गए आज 2 दिन हो चुके थे। दादी माँ को जब यह पता चला, उन्होंने 2 दिन से खाना पीना भी छोड़ दिया था। वो कविता जो हर पल उन्हें कोसती थी, खाना तक नहीं देती थी, फिर भी दादी माँ उसकी इतनी फिक्र करती थी। उन्हें बहुत बुरा लगा। अजय भी अंदर से बहुत टूट गया था। उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि वे करे तो क्या करे। उसने कई बार कविता को फोन किया, पर उसने एक भी कॉल नहीं उठाया। आज अजय बालकनी में बैठा कुछ सोच रहा था। आखिर कविता ऐसा कैसे कर सकती है? उसने तो साथ जीने मरने का वादा किया था। अजय अपने अतीत में खो गया। उसे वो कॉलेज के दिन याद आने लगे, जब कविता पहली बार मिली। कितनी अजनबी, फिर भी अपनी सी लगती थी। हर किसी के लिए जीने वाली, मुस्कुराने वाली। पहले ही मुलाकात में दिल दे बैठा था अजय। उसने सबके सामने प्रपोज कर दिया था। वो जिंदगी कितनी ही खूबसूरत थी। ना कोई गम, ना कोई बोझ। एक आजाद पंछी की तरह जी रही थी उसकी दुनिया। फिर याद आया जब कविता के पापा ने उसे अजय के साथ देख लिया था, पर उन्होंने बेटी की खुशी को अहमियत दी और दोनों की शादी कर दी। लेकिन आज आज वो कविता क्यों नहीं इतनी बदल गई है, जैसे किसी बहेलिए उसके आजाद पंखों को काट डाला हो। पापा, पापा, मम्मी का फोन आया है, आपसे बात करने को बोला है। रिंकू की आवाज सुनकर अजय ख्वाबों से बाहर आ गया। उसने फोन उठाया। नहीं रह सकती मैं, प्लीज मुझे मेरी बेटी दे दो। लौट आओ कविता, अपने घर को देखो, कोई कब से इंतजार कर रहा है। रिंकू भी तुम्हारी, अब हम सब भी, लौट कर आ जाओ। नहीं, अब शायद ये संभव नहीं है। जब तक आपकी माँ इस घर में रहेगी, तब तक मैं नहीं लौटूंगी। फैसला अब आपको करना है, माँ चाहिए या फिर बीवी। और मैं थोड़ी ही देर में रिंकू को लेने आ रही हूँ। भेज दोगे ना मेरे साथ उसे? हाँ हाँ, ले जाओ। अगर वो खुशी खुशी जाना चाहे तो। वो तुम्हारी ही बेटी है, तुम्हारे पास ज्यादा खुश रहेगी शायद। यह कहते हुए उसकी आंखों में शर्म उतर आई थी, ऐसी शर्म जिसके बाद कोई उजाला ना था। अब उसे फैसला करना था। उसे भविष्य चाहिए था या बीता हुआ अतीत। एक और उसकी माँ थी, मुंह और झुर्रियों आंखों में धसी हुई उम्मीदें, और दूसरी ओर उसकी पत्नी कविता और प्यारी सी बेटी गुड़िया रिंकू। एक समय था जब उसकी जिंदगी में दूर दूर तक कोई गम नहीं था, पर पता नहीं किसकी नजर लग गई। उसकी जिंदगी नरक से भी बदतर हो गई। और फिर इससे पहले कि वो माँ से कुछ कहता, माँ खुद ही बोल पड़ी। क्या हुआ बेटा, किसका फोन था? कविता का फोन था माँ। क्या क्या वो वापस आ रही है? हाँ माँ, वापस आ रही है, पर रहने के लिए नहीं, हमेशा के लिए हमसे दूर जाने के लिए, रिंकू को साथ ले जाने के लिए। अजय ने माँ को कविता के साथ हुई सारी बातें बता दी। बेचारी बुजुर्ग माँ, जिसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। वो हालात ऐसे भी हो गए थे कि उन्हें वृद्धाश्रम तक की नौबत आ गई थी। अजय की बात सुनकर माँ कुछ देर खामोश रह गई, फिर भारी दिल से बोली, तो अब फैसला तो तुझे ही लेना होगा ना बेटा। अजय हैरान रह गया। आप कविता के लिए अपना घर छोड़कर चली जाएंगी माँ? ये कैसे सोच लिया आपने? अच्छा होता माँ, अगर मैंने आपकी मर्जी के खिलाफ जाकर कविता से शादी नहीं की होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। नहीं बेटा, ऐसी बात मत बोलो। कविता तुम्हारी धर्म पत्नी है, उसके बारे में ऐसा बोलना नहीं चाहिए। और रही मेरी बात, तो मेरे पास तो अब वैसे भी ज्यादा समय नहीं बचा। जो है वो मैं वृद्ध आश्रम में गुजार लूंगी।
पर माँ, नहीं बेटा सुनो, अभी तो मैं तुम्हारी दुनिया से जा रही हूँ, पर जब भी मन करे मिलने चले आना। वहाँ सारी सुविधाएं होंगी, नर्स डॉक्टर सब। तुम्हें भी कोई परेशानी नहीं होगी और कविता को भी नहीं। माँ, बेटा मुझे समझाने की कोशिश मत करो, ये मेरा निर्णय है। माँ के बहुत समझाने पर अजय ना चाहते हुए भी माँ की जिद के कारण झुक गया और दूसरे दिन माँ का सारा सामान पैक किया और खुद उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ कर आया। जब कविता को ये सब पता चला तो वे बहुत खुश हुई। उसे लगा अब सब उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हट गई है। अब वो अपने ससुराल में शांति से रहने लगी। पर अजय हर सुबह माँ से मिलने वृद्धाश्रम जाया करता था। जब भी रास्ता उस ओर से गुजरता बिना मिले नहीं लौटता था। पर वृद्धाश्रम जाने के कुछ समय बाद माँ अचानक बहुत बीमार रहने लगी। सब लोग बहुत परेशान थे, लेकिन माँ ने किसी से भी अजय को बताने के लिए मना कर दिया था। उसे परेशान मत करना, वो अब बहुत खुश है। काफी इलाज के बाद भी जब तबीयत में सुधार नहीं आया, डॉक्टर उन्हें बड़े हॉस्पिटल में चेकअप कराने के लिए ले गए। जब रिपोर्ट आई तो उनके होश उड़ गए। उन्हें कैंसर था, वो भी पिछले 2 साल से। जब भी अजय माँ से मिलने जाता, कविता को बहुत बुरा लगता था। वे झगड़ने लगती, तुम हर वक्त उस बुढ़िया के पीछे क्यों पड़े रहते हो? मैं क्या हूँ तुम्हारी जिंदगी में? काम के दबाव और पत्नी की नाराजगी के चलते अजय का माँ के पास जाना भी अब कम हो गया। पर उसे यह पता ही नहीं था कि माँ को कैंसर है। माँ की तबीयत और बिगड़ने लगी। एक दिन अजय कहीं बाहर जाने वाला था तो सोचा माँ से मिलकर जाता हूँ। जैसे ही वृद्धाश्रम पहुंचा, चारों ओर उसने नजर दौड़ाई, माँ कहीं नजर नहीं आई। आसपास पूछा, अरे बेटा आपको नहीं पता? उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। अजय के पांव तले जमीन खिसक गई। क्या? माँ हॉस्पिटल में है और मुझे किसी ने बताया तक नहीं? अस्पताल पहुंचा तो पाया माँ की तबीयत बेहद ज्यादा खराब थी। दवाइयों के असर के कारण वो पहचान भी नहीं पा रही थी। डॉक्टर ने एक नज़र अजय की तरफ देखा और कहा, हमें खेद है, पर अब जिंदगी के बहुत कम दिन बचे हैं आपकी माँ के। ये सुनते ही अजय को जैसे किसी के अंदर से तोड़ दिया हो। डॉक्टर के मुंह से अचानक ऐसी बात सुनकर जैसे दिल पर हथौड़ा सा पड़ गया हो। उसने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी दिन आएगा जिस दिन उसे अपनी माँ से हमेशा के लिए अलग होना पड़ेगा। डॉक्टर ने धीमे से कहा, ये बहुत गंभीर बीमारी है। अभी तक इसका इलाज चुनिंदा देशों में ही संभव है और वहाँ इलाज के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बाकी बची ज़िंदगी थोड़ी सुकून से बीते, पर अब बहुत कुछ हमारे हाथ में नहीं है। अगर हो सके तो उन्हें घर ले जाइए। घर छोड़ने के बाद ही इनकी तबीयत और दिन पे दिन गिरती चली गई। आपके साथ रहेंगी तो शायद थोड़ा सुकून पा सके। कल शाम तक आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। यह सुनते ही अजय का दिल कांप उठा। अब उसकी आंखों के सामने सिर्फ एक चेहरा था, माँ का। उसे अच्छी तरह पता था कि कविता कभी नहीं मानेगी, पर माँ को घर नहीं लाया गया तो बड़ी अनहोनी हो सकती है। घर पहुंचा तो रिंकू भागती हुई गोद में चढ़ गई। पापा, आज दादी से मिलने गए थे ना? कैसी है वो? मुझे बहुत याद आती है। कविता किचन में खाना बना रही थी। कविता, हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? नहीं कविता, मैं ठीक नहीं हूँ। आज माँ से मिलकर आया हूँ। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। डॉक्टर ने बताया उन्हें कैंसर है। उनके पास अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। अगर हम उन्हें घर नहीं लेकर आए तो उनके लिए उनकी ज़िंदगी जिना कठिन हो जाएगा। उनका आखिरी वक्त उन्हें अपने बेटे पोती और पोती बहू के संग बिताना चाहिए। कविता, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या हम उन्हें घर ले आ सकते हैं? बस एक बार माँ को लाने दो, उसके बाद तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। बस इस बार मेरी बात मान लो प्लीज़। कविता ने कुछ पल सोचा, फिर धीरे से बोली, ठीक है, अगर आप चाहते हो तो ले आओ, पर इसके बाद कभी मेरी कोई बात नहीं टालोगे? हाँ कविता, बिल्कुल नहीं।
कविता की यह बात सुनकर अजय को बहुत राहत मिली। उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया और सुबह का बेसब्री से इंतजार करने लगा। सुबह जल्दी उठकर रिंकू को साथ लेकर वो अस्पताल की ओर चल पड़ा। आज वो बहुत खुश था, अपने सारे दुख दर्द भूल गया था। यहाँ तक कि वो ये भी भूल गया कि जिस माँ को लेने जा रहा है वो अब उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए जाने वाली है। अस्पताल पहुंचा। रिंकू का हाथ थामे तेज कदमों से माँ के कमरे की तरफ बढ़ा, पर जैसे ही कमरे के पास पहुंचा उसके कदम ठिठक गए। अंदर से सिसकियों की आवाज आ रही थी। कमरे में झांका और जैसे ही देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने माँ का शरीर बेजान पड़ा था। अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ, माँ! रिंकू जोर से रो पड़ी। पापा, दादी सो गई है क्या? नहीं बेटा, दादी हम सबको हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है। अजय फूट फूट कर रोने लगा। जिस माँ को एक बार घर लाना चाहता था वो बिना कुछ कहे, बिना शिकायत किए चुपचाप चली गई। डॉक्टर ने बताया रात को उनकी तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। तेज खांसी हुई और खांसी के साथ खून आने लगा। देखते ही देखते सब खत्म हो गया। अब कविता भी सारी समस्याएं खत्म हो चुकी थी। घर अब पूरी तरह से उसका था, पर अजय अब अधूरा हो गया था। उसने माँ को खो दिया था, उस माँ को जिसने कभी उसकी खातिर सब कुछ छोड़ दिया था। रिंकू माँ की तस्वीरों के सामने हाथ जोड़कर बोली, दादी माँ, अगली बार जल्दी आना, मैं आपको बहुत मिस करूँगी। और अजय आंखों में आंसू लिए बस एक बात दोहरा रहा था, माँ, बस एक बार माफ कर दो, एक बार। कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि जो माँ दिल से जाती है वो हमेशा जिंदा रहती है, हमारे अंदर हर सांस में, हर याद में। दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो माँ के लिए एक लाइक, इन सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जय श्री राम दोस्तों।